किलर व्हेल एक सामाजिक और बेहद बुद्धिमान जीव है, लेकिन साथ ही वह समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी भी है। व्हेलों की दुनिया में हम उनमें से सबसे बड़ी को देखते हैं, जिसका नाम सीतो है। एक दिन समुद्री पार्क में काम करने वाले दो कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करते हैं। वे आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि इन दिनों सीतो बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है। कर्मचारियों को शक है कि कंपनी ने उसका खाना कम कर दिया है या कहीं और इस्तेमाल कर रही है। उसी समय एक महिला कर्मचारी पानी में उतरकर सीतो को बुलाने लगती है। जैसे ही वह पानी में जाती है, अचानक वह घबरा जाती है, क्योंकि सामने विशाल व्हेल उसे घूर रही होती है। पल भर में ही सीतो उस पर हमला कर देता है और वहीं उसे मार डालता है। दूसरी ओर एक युवती जिसका नाम माटिया है, एक कैफे में काम कर रही होती है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसका दोस्त ज़ाद होता है, जो अभी ग्रेजुएशन पूरा करके लौटा है। माटिया बेहद खुश हो जाती है। ज़ाद उसे एक छोटा सा तोहफा देता है, एक सुंदर सी चेन। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। अचानक बंदूक लिए दो लुटेरे कैफे के अंदर घुस आते हैं। वे दोनों को मजबूर करते हैं कि वे अपने फ़ोन और कीमती सामान सौंप दें, यहाँ तक कि वे माटिया से उसकी चेन भी उतारने को कहते हैं। जब माटिया सब कुछ देने ही वाली होती है, तभी ज़ाद अचानक हिम्मत दिखाता है और लुटेरे पर झपट पड़ता है। लेकिन लुटेरा उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और ज़ाद को बेरहमी से पीटने लगता है। माटिया भी हिम्मत करके बंदूक पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक गोली चल जाती है। इस गोलीबारी में माटिया के कान बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसी बीच ज़ाद किसी तरह लुटेरे को घायल कर देता है और वह लुटेरा पैसे लेकर भागने लगता है। ज़ाद जमीन से वो चेन उठाता है और अपनी प्रेमिका माटिया को वापस देने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी भागता हुआ लुटेरा कार लेकर आता है और ज़ाद को गाड़ी से कुचल देता है। 1 साल बाद माटिया अब भी उसी जगह काम कर रही है, लेकिन अब उसे कानों में सुनने की मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि गोलीबारी में उसकी सुनने की शक्ति काफ़ी हद तक चली गई थी। उसकी दोस्त ट्रिश उससे मिलने आती है और शिकायत करती है कि माटिया उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। बाद में उसे पता चलता है कि माटिया सुन ही नहीं पाई थी। ट्रिश उसे बताती है कि वह यात्रा पर जा रही है और चाहती है कि माटिया भी उसके साथ चले। वह यह भी कहती है कि इस ट्रिप का सारा खर्च वह खुद उठाएगी। माटिया अब भी ज़ाद की तस्वीर संभाल कर रखती है और उसे याद करती रहती है। ट्रिश उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। कुछ घंटों बाद दोनों थाईलैंड पहुंच जाती हैं। थाईलैंड पहुंचने के बाद दोनों सहेलियां समुद्र किनारे बैठकर ठंडा पेय पी रही होती हैं। ट्रिश लगातार तस्वीरें ले रही है। उसके पास एक ऐसा फ़ोन है जो पानी में भी खराब नहीं होता। जब वे समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं तो उनकी मुलाकात एक टूर गाइड से होती है जिसका नाम जोशा है। वह उन्हें पूरे समुद्री इलाके और पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देता है। वहाँ एक महिला लकड़ी से बनी छोटी छोटी खूबसूरत व्हेल बेच रही होती है। ट्रिश उनमें से एक खरीद लेती है। फिर वह उत्साह में बताती है कि उसने व्हेल देखने के लिए टिकट भी ले रखी है, ताकि वे समुद्री पार्क में जाकर उन्हें करीब से देख सकें। लेकिन ये सुनते ही माटिया नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि उसे जानवरों को कैद में देखना बिल्कुल पसंद नहीं। वो बताती है कि वो और ज़ाद का सपना था कि जानवरों को आज़ाद किया जाए, न कि उन्हें बंदी बनाकर रखा जाए। ट्रिश अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। इसके बाद वे किसी और जगह जाने का फैसला करती हैं। वह फिर से उसी टूर गाइड के पास जाती हैं। वह उन्हें दूसरे घूमने लायक स्थानों के बारे में बताता है और यहाँ तक कि यह भी कहता है कि वह भी जानवरों को कैद में रखने के खिलाफ है। रात होते ही वो ट्रिश का टिकट रद्द कर देता है और दोनों लड़कियों के लिए एक पार्टी का इंतजाम करता है। वहाँ वे कई घंटे नाचती गाती हैं और ड्रिंक का आनंद लेती हैं। अचानक पार्टी के पास उन्हें एक विशाल व्हेल का चित्र दिखाई देता है। उत्सुकता में तीनों चुपके से अंदर घुस जाते हैं। गार्ड उन्हें नहीं देख पाते। माटिया धीरे धीरे पूल के पास पहुंचती है। तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह घबरा जाती है क्योंकि सामने वही विशाल व्हेल दिखाई देती है। उसी समय एक सफाई कर्मचारी पूल में जाल से कचरा निकाल रहा होता है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह पानी में गिर जाता है। क्षण भर में व्हेल उस पर हमला कर देती है। माटिया यह सब अपनी आंखों से देखती है। पानी लाल हो जाता है। चोर सुनकर सुरक्षा गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों को देख लेते हैं। वे डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह तीनों समुद्र किनारे होते हैं। वे एक छोटी नाव किराए पर लेते हैं ताकि खुले समुद्र में घूम सकें और थोड़ा सुकून पा सकें। तेज रफ्तार से लहरों को चीरती हुई नाव आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं। माटिया उस द्वीप की अद्भुत सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो पूछती है कि यहाँ कोई आता क्यों नहीं। जोशा बताता है कि कई साल पहले यहाँ कुछ भयानक हुआ था और स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जगह अभिशप्त है। ट्रिश लगातार वीडियो बना रही होती है। जोशा मजाक में उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि थोड़ा समय प्रकृति के साथ भी बिताओ। माटिया भी अपना फ़ोन संभाल कर रख लेती है। वे नाव में बैठकर खूबसूरत तस्वीरें लेते रहते हैं। लेकिन अचानक नाव के नीचे से कुछ जोरदार टक्कर लगती है। अगले ही पल नाव पलट जाती है। तीनों समुद्र में गिर जाते। नाव पलटते ही ट्रिश एक दिशा में तैरने लगती है। जोशा नाव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक समुद्र की गहराई से विशाल व्हेल तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। माटिया और ट्रिश ऊपर से यह सब देख रही होती हैं। वे जोशा की ओर हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, व्हेल उसे नीचे की ओर घसीट ले जाती है। पानी कुछ ही सेकंड में खून से लाल हो जाता है।
दोनों सहेलियां स्तब्ध रह जाती हैं। वे किसी तरह नाव के बचे हुए टुकड़ों को पकड़कर खुद को संभालती हैं और धीरे धीरे एक चट्टान की ओर बढ़ने लगती हैं। उनका इरादा पास की बड़ी चट्टान तक पहुंचने का होता है, लेकिन वह नाव के टूटे हिस्सों को खींचती रहती है। अचानक वे देखती हैं कि जोशा का चेहरा एक पल के लिए पानी से बाहर आता है, फिर गायब हो जाता है। माटिया समझ जाती है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, चट्टान तक तैरकर पहुंचना। सबसे पहले ट्रिश हिम्मत जुटाकर पानी में कूदती है और पूरी ताकत से तैरती है। माटिया भी पीछे पीछे कूदने ही वाली होती है कि तभी व्हेल उसके बेहद करीब आ जाती है। डर के बावजूद वह खुद को संभालती है और मौके का फायदा उठाकर व्हेल की पीठ के सहारे उछलकर आगे बढ़ जाती है। उधर ट्रिश किसी तरह चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वह अपनी छोटी सी बैग समुद्र में फेंक देती है ताकि व्हेल का ध्यान भटक जाए। माटिया भी तेजी से तैरती हुई चट्टान तक पहुंचती है। ट्रिश उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेती है। इस दौरान माटिया की टांग बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन वे दोनों फिलहाल सुरक्षित हैं। चट्टान पर बैठकर माटिया अपनी जैकेट उतारती है और उससे अपने घाव को कसकर बांधती है। अब वे सोचने लगती हैं कि यहाँ से जिंदा कैसे निकलें। वे अपने सामान की तलाशी लेती हैं। उन्हें एक चाकू मिलता है। दोनों मिलकर अपने कपड़े काटती हैं। ट्रिश एक प्लास्टिक बैग धूप में रखती है। उसका इरादा है कि धूप से भाप बनकर उसमें थोड़ा मीठा पानी इकट्ठा हो सके। उसे पता है कि अगर 4 से 6 घंटे धूप में रखा जाए तो कुछ बूंदें मिल सकती हैं। दोनों मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। उन्हें दूर एक नाव दिखाई देती है। वे पूरी ताकत से हाथ हिलाती हैं, लेकिन नाव उन्हें देखे बिना आगे निकल जाती है। वे अब उस छोटी चट्टान पर फंसी हुई हैं। चारों ओर समुद्र और नीचे वही खूंखार व्हेल जो बार बार उनके आसपास चक्कर लगा रही है। उन्हें पानी में एक टॉर्च तैरती हुई दिखाई देती है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। ट्रिश किसी तरह झुककर टॉर्च निकाल लेती है। रात होते ही वे उसी टॉर्च की रोशनी से मदद का संकेत देने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह तक धूप से उनका शरीर झुलस जाता है। आखिरकार प्लास्टिक बैग में कुछ बूंदें पानी की जमा होती हैं। वे उसे बराबर बांटकर पीती हैं। इसी बीच ट्रिश पूछती है कि माटिया ने पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया। माटिया बताती है कि ज़्यादा की मौत के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसके लिए संगीत अब दर्द की याद बन चुका था। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देती हैं। भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है। वो चट्टान के आसपास खाने लायक कुछ ढूंढती हैं। उन्हें एक छोटा सा शंख जैसा जीव मिलता है। अंदर थोड़ा सा मांस होता है, जिसका स्वाद बहुत कड़वा है। मजबूरी में वे उसे बांटकर खा लेती हैं। ट्रिश रोते हुए माफी मांगती है। वह कहती है कि इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है, लेकिन माटिया कहती है कि यह सिर्फ उसकी गलती नहीं, वे दोनों दोस्त हैं और मुसीबत में साथ हैं। तभी ट्रिश सच्चाई बताती है। 1 साल पहले वह भारी कर्ज में डूब गई थी। पैसे पाने के लिए उसने अपने एक सहकर्मी के साथ योजना बनाई। वही आदमी उस रात लुटेरा बनकर आया था। ट्रिश कहती है कि उनकी योजना में किसी को मारना शामिल नहीं था। ज्यादा की मौत उस आदमी की अपनी हरकत थी। वो बार बार माफी मांगती है, लेकिन यह सुनकर माटिया का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में माफी स्वीकार करने से इनकार कर देती है। गुस्से में वह चट्टान पर रखे छोटे जीवों को समुद्र में फेंकने लगती है। ट्रिश एक नया प्लान बनाती है। वो तय करती है कि वो तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेगी। माटिया को लगता है कि उसने कुछ कहा है, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता कमजोर होने के कारण वह ठीक से सुन नहीं पाती। ट्रिश चुपचाप समुद्र में उतर जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब माटिया को एहसास होता है, वह देखती है कि ट्रिश पानी में काफी दूर जा चुकी है। अचानक उसकी आवाज से व्हेल का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। ट्रिश पूरी ताकत से तैरती है और आखिरकार किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो राहत की सांस लेती है, व्हेल उसकी टांग पर हमला कर देती है। माटिया दूर से यह सब देखती है और सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन घायल होने के बावजूद ट्रिश किसी तरह वापस चट्टान की ओर तैर आती है। रात को माटिया टॉर्च जलाती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म होने लगती है। अंधेरा गहराता जाता है। व्हेल पास ही मंडरा रही होती है। डर के मारे माटिया एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जाती है और आखिरकार ट्रिश के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रिश दम तोड़ चुकी होती है। माटिया टूट जाती है, लेकिन वह अपनी दोस्त को वहीं किनारे पर दफना देती है। उसे याद आता है कि ट्रिश का फोन वाटरप्रूफ था। वह हिम्मत जुटाकर फिर से पानी में उतरती है ताकि फोन निकालकर मदद बुला सके। किसी तरह उसे फोन मिल जाता है, लेकिन वो बंद हो चुका होता है। उसे एक लाइफ जैकेट भी मिलती है। तभी व्हेल फिर हमला करती है। माटिया तुरंत पानी में गोता लगाकर उलटी पड़ी लाइफ बोट के अंदर छिप जाती है। उसे एक छोटी सी ऑक्सीजन की जगह मिलती है। वह खुद को संभालती है। व्हेल पास मंडराती रहती है, लेकिन इस बार माटिया लाइफ जैकेट पहनकर रात भर वहीं छिपी रहती है। सुबह होते ही आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। बचाव दल उसे देख लेता है और आखिरकार माटिया को बचा लिया जाता है। कुछ समय बाद हम माटिया को फिर से देखते हैं। वो दोबारा पियानो बजा रही होती है, वही सपना जो कभी उसका और याद का था। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।